अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज मैं आप हजरात को पढ़ाने जा रहा हूं कहकशा उर्दू हिस्सा 2 क्लास 12th यानी इंटर। मैं आप हजरात के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसे हम और आप बागो बहार के नाम से जानते हैं, जो आज का सबक नंबर 6 है। स्टूडेंट, बागो बहार क्या है? यह एक दास्तान है। इस दास्तान के अंदर यह बयान किया गया है, दास्तान कहते हैं लंबी कहानी को जिसका अंत ना हो। यानी अगर कोई दास्तान कहना चाहे तो कई घंटा लग जाए। कहानी जो होता है, किस्सा जो होता है, एक मुख्तसर होता है, लेकिन उसके मुकाबिल में दास्तान बहुत लंबी होती है। और इस दास्तान के अंदर जो जिक्र किया गया है कि एक बादशाह था, जब उनका करीबुल मर्ग पहुंचा, यानी मरने के करीब हुआ, लागर हुआ, कमज़ोर हुआ, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। हालांकि उसका बेटा छोटा था, तो उन्होंने अपने भाई को बुलाया और उनसे ये कहा कि मेरे बेटा इस मुल्क को चलाने के लायक नहीं है। जब तक तुम इस मुल्क को, इस जागीर को, इस बादशाहत को तुम अपना हवाला करो, तुम चलाओ। जब मेरा बेटा उस काबिल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो तुम उसके सुपुर्द कर देना, हवाले कर देना। तो स्टूडेंट, ऐसा ही हुआ। जब उनका इंतकाल हो गया, यानी बादशाह का, तो उनके भाई बादशाहत की गद्दी पर बैठा और उनके दिल के अंदर ये लालच पैदा हो गई कि अगर मैं अपने प्रॉपर्टी उसके बेटे को दूंगा, जब उसका बेटा बड़ा हो गया, और उनसे कहने लगा कि आप चाचा जान, आप वो गद्दी मेरा हवाला कर दीजिए, क्योंकि ये मेरे बाप की जागीर है, मेरे बाप की बादशाहत है। अब मैं उस काबिल हो गया हूँ कि मैं इस गद्दी को, इस बादशाहत को संभाल सकूँ। तो उन्होंने यह हरबा इख्तियार किया। जो उनके चाचा थे, उन्होंने अपने चहीते वज़ीर, यानी जो नौकर थे, जिस तरीके से अकबर का चहीता वज़ीर बिरबल था, इसी तरीके से उनका चहीता वज़ीर कौन था? मुबारक था। मुबारक को बुलाया कि किसी तरीके से मेरे भतीजे को ज़िंदा मार डालो, वरना ये मेरे प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लेगा। तो मुबारक ने दिल में ये सोचा कि बताओ, हालांकि उसके बाप की जागीर है, अगर मैं उसे कत्ल कर दूं, मार दूं, तो ये अच्छा नहीं होगा। हालांकि ये अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी। तो उन्होंने दिल में ये बात डाली अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से। मुबारक ने कहा, बादशाह सलामत, ऐसा कीजिए कि उनको मेरे हवाले कीजिए और मैं इसको बहुत दूर दराज जंगल में कहीं छोड़ आऊँगा। अगर आपसे कोई लोग पूछे कि मुबारक कहाँ, आपका भतीजा कहाँ चला गया, तो आप कह दीजिएगा कि ये कहीं गया था सफ़र पर, दोबारा वापस नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ, इंतकाल कर गया या इस तरीके से कुछ हादसा पेश आ गया। चुनांचे वह बादशाह अपने भतीजे को मुबारक चहीते वज़ीर के साथ भेजा। उन्होंने बहुत दूर दराज जंगल में जाकर उनके भतीजे को कहा, मुबारक वज़ीर ने, कि तुम्हारे चाचा तुम्हारे मिल्कियत को हड़पना चाहता है, कब्ज़ियाना चाहता है, तुमको मारवाना चाहता है। तुम ऐसा करो कि तुम्हारे बाप का एक दोस्त था, कौन? जिन्नात, जिसको जो मलिक सादिक के नाम से है, चलो मैं उन्हीं के पास ले जाता हूँ। उन्होंने उसके यानी भतीजे को साथ लिया और उनके इस्तकबाल के लिए, यानी उनके यहाँ जाने के लिए उन्होंने कुछ सामान खरीदे। जब जन्नात के महल्लात में दाखिल हुए तो मुबारक को तो सब कुछ नज़र आ गया, लेकिन उनके भतीजे को यानी बादशाह के बेटे को कुछ नज़र ना आ रहा था। उन्होंने, मुबारक ने एक क्या है, सुलेमानी सुरमा खरीदा था। जब सुरमे को उसके आँख में लगाया तो उनको क्या है, पूरा महल्लात नज़र आने लगे, बड़े बड़े महल्लात। जब उनसे मुबारक ने उनके बाप के दोस्त मलिक सादिक से मुलाकात की और फरमाया कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, उनके भतीजा है ये, यानी आपके दोस्त का बेटा है, इनका चचा ने इनके मिल्कियत पर कब्ज़ा कर लिया है, लिहाजा मेहरबानी करके आप किसी तरीके से उनकी मिल्कियत को वापस कर दीजिए। तो बादशाह ने कहा, मलिक सादिक ने कहा कि मैं
उन्होंने एक पर्चा निकाला, उस पर एक लड़की की तस्वीर थी जो बहुत ही इंतहाई खूबसूरत थी। उन्होंने ये शर्त लगाई कि जब तुम इस लड़की को ढूंढ कर नहीं लाओगे तब तक हम तुम्हारे हेल्प मदद नहीं कर सकूँगा। अगर तुमने ढूंढ कर नहीं लाया तो हमसे तुम्हारा कट्टर दुश्मन कोई नहीं हो सकता। तो चुनांचे यही चीज़ इसके अंदर स्टूडेंट जिक्र किया गया है जो आप जहनो दिमाग में बैठा लें। चुनांचे बहुत दिनों के बाद जब वो लड़की मिली, यानी अपने मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करके जब गया कि एक बादशाह फ़कीर मिला, फ़कीर को उन्होंने चंद रुपया दिया था और उस फ़कीर ने कहा कि मेरे पास एक बेटी है। उन्होंने कहा कैसी है, तो देखा कि इतनी खूबसूरत है। तो उन्होंने ये देखा कि ये तो बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत थी जिसकी वजह से क्या है, बादशाह के बेटे की आँख क्या देखकर चौंधिया गई थी, यानी गिर गए थे। खैर ये तक यहीं रहे, बहुत लंबा दास्तान है। अगर मैं बयान करना चाहूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इस वजह से मैं यहीं पर सुकूत इख्तियार करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बागो बहार जो दास्तान है, जिसके लेखक राइटर हैं मीर अमन देहलवी, है ना। बागो बहार के लेखक कौन है? राइटर हैं, मुसन्निफ है मीर अमन देहलवी। हम उसके बारे में कुछ हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालता हूँ ताकि आपके ज़हनो दिमाग में ये बात बैठ जाए। और क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि ये मुसन्निफ जो है कब पैदा हुए, उनकी पैदाइश कब हुई और उनका तखल्लुस क्या था। ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ है नाम, असल नाम क्या है? मीर अमन। क्या है? मीर अमन नाम है। और तखल्लुस क्या है इसका? तखल्लुस है लुत्फ़। कह रहे हैं कि मीर अमन कहाँ पैदा हुए? मीर अमन जो है दिल्ली में क्या है पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। और घर क्या हुआ? जब अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज दिल्ली में दाखिल हुए तो मीर अमन का घर भी लूटने से महफूज ना रह सका। यानी अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज ने मीर अमन की घर को लूट लिए और जागीर सूरज जाट मिल ने क्या है प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया। यानी सूरज मिल जाट ने उनकी जागीर भी जब्त कर ली। फिर क्या है, मीर अमन दिल्ली छोड़कर निकले और कई वर्षों तक अजीमाबाद में रहे। कहाँ? दिल्ली से उन्होंने अजीमाबाद का सफ़र किया। कहाँ? अजीमाबाद का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम अजीमाबाद है। अजीमाबाद में उन्होंने सुकूनत इख्तियार कर ली। कई वर्षों के बाद उन्होंने कलकत्ता गया, यानी ज़रिए माश के लिए, यानी रोज़ी रोटी तलाश के लिए क्या है वह कलकत्ता आए। और वहाँ जो है सन 4 मई सन 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज में 4 मई सन 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में 40 रुपये क्या है, हिंदुस्तानी शोबे में 40 रुपये तनख्वाह में तकर्रुर हुआ। यानी उनको तकर्रुरी हुई इनकी क्या है 40 रुपये माहाना तनख्वाह में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में उनका तकर्रुर हुआ। 40 रुपये दोस्तों उस दौर का बहुत ही मायने रखता था, बहुत ही अहमियत रखता था। उस वक्त का 40 रुपया अभी का तकरीबन बहुत सारा रुपया हो सकता है। तो उन्होंने क्या 40 रुपये माहाना तनख्वाह में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में उनका तकर्रुर हुआ। जून 1806 में सबकदोश हुए। यानी जून 1806 तक वो कॉलेज में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। उनकी पीराना साली और जिस्मानी माजूरी के सबब, यानी उनकी कमज़ोरी की वजह से, माजरत की वजह से क्या है सन 1806 में उन्हें कॉलेज की खिदमत से सबकदोश कर दिया गया। यानी वो क्या है नौकरी से क्या है सबकदोश हो गए, यानी रिटायर हो गए। और आगे जो है कि फ़ारसी के अच्छे निगार थे। क्या थे? अच्छे फ़ारसी के जानकार थे। फ़ारसी के अंदर मीर अमन देहलवी को अच्छी पकड़ थी, अच्छी जानकारी थी। उन्होंने फ़ारसी की मशहूर किताब अखलाक मोहसिनी क्या लिखी? अखलाक मोहसिनी, जो अदब की बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, जिनका तर्जुमा जो है अखलाक मोहसिनी का गंज खूबी के नाम से किया। यानी अखलाक मोहसिनी फ़ारसी की किताब है जो
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी गंज खूबी, गंज माने खजाना के आते हैं, और खूबी माने खूबी, अच्छाई, भलाई, यानी उर्दू में अखलाक मोहसिनी का गंज खूबी के नाम से उर्दू में ट्रांसलेट किया, यानी तर्जुमा किया। और आगे है स्टूडेंट कि चहार दरवेश। चहार दरवेश एक क्या है? चहार दरवेश एक फारसी की किताब है। क्या है? चहार दरवेश किताब का ही तर्जुमा किया है बागो बहार। चहार दरवेश किताब का ही तर्जुमा क्या है करके उसका नाम क्या रखा है? बागो बहार, है ना। जो कि बागो बहार मीर अमन देहलवी ने ट्रांसलेट करके लिखा, जिसमें बहुत ही उन्हें शोहरत मिली, जिसकी वजह से मीर अहमद देहलवी को बागो बहार की ट्रांसलेट, चहार दरवेश की ट्रांसलेट करके जो बागो बहार उन्होंने लिखा, इसके अंदर उन्हें बहुत ही शोहरत मिली। स्टूडेंट आगे है बागो बहार सन 1801 ईस्वी में मुकम्मल हो चुकी थी। उस वक्त नाम चहार दरवेश ही था। क्या है? जब बागो बहार सन 1801 ईस्वी में मुकम्मल हो चुकी थी तो उस वक्त उनका नाम चहार दरवेश ही था। सन 1802 यानी सन 1227 हिजरी में बरामद हुए। क्या हुए? छप कर उनका नाम बागो बहार रख दिया, है ना। इसका नाम बागो बहार रख दिया। स्टूडेंट आगे है कि बागो बहार पहली मर्तबा सन 1804, पहली मर्तबा सन 1804 में कलकत्ते के हिंदुस्तानी छापाखाना में तबाह हुई थी, यानी छपा था। कहाँ पे? कलकत्ता के हिंदुस्तानी छापाखाना में तबाह हुई थी। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज में बागो बहार किताब लिखने पर 500 रुपये का इनाम मिला था सन 1802 ईस्वी में। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज में बागो बहार किताब लिखने पर मीर अमन को 500 रुपये का इनाम मिला। आपके क्वेश्चन में ये भी आएगा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कि बागो बहार किताब लिखने पर मीर अमन को कितने रुपये का इनाम मिला, तो आपको आसानी से लिख देना है कि 500 रुपये का इनाम मिला। यह भी क्वेश्चन आएगा कि बागो बहार कब लिखा गया, तो आपको लिखना है, बताना है सन 1804 को। कन सन 1804 ईस्वी को। ध्यान में स्टूडेंट बैठा लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप हजरत को ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपको आने वाले एग्जाम में ज़रा बराबर भी टेंशन ही नहीं होगा अगर आप यकीनन आप मेहनत से पढ़े हैं। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट इससे पहले पढ़े थे इंटर मैट्रिक, उन्होंने 98 नंबर लाकर अपने मुआशरे का नाम रोशन किया, अपने ज़िला का नाम रोशन किया। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप भी 98 नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, बशर्ते कि आप मेरी बातों पर आप तवज्जो से सुनेंगे, ध्यान देंगे तब। तो स्टूडेंट आगे है कि मीर अता हुसैन खां तहसीन, क्या नौ तर्ज मुरस्सा क्या है? मीर अता हुसैन खां तहसीन का क्या किताब है? नौ तर्ज मुरस्सा, जो कि है चहार दरवेश। क्या है? चहार दरवेश किसकी ट्रांसलेट है? नौ तर्ज मुरस्सा की। किसकी? नौ तर्ज मुरस्सा की ट्रांसलेट है। यानी बागो बहार की तसनीफ पर मीर अमन को कॉलेज की तरफ से 500 रुपये का इनाम भी मिला। बागो बहार की वजह से मीर अमन को अदबी दुनिया में लाजवाल शोहरत हासिल हुई। तो स्टूडेंट ये रहा मीर अमन देहलवी के हालात ज़िंदगी के मुख्तसर सा तारुफ। स्टूडेंट ये चीज़ आपका एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, आप अपने जहन व दिमाग में बिठा लें। स्टूडेंट ये जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपका क्या है? मुख्तसर तारुफ है, और बागो बहार से निचोड़ से थोड़ी सी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और आइंदा जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपका मुख्तसर गुफ्तगू के सिलसिले में, यानी सब्जेक्टिव भी पढ़ाऊँगा और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाऊँगा। स्टूडेंट ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर क्या है शेयर करें और लाइक करें, और अगर कोई नए स्टूडेंट हों तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको अगर यकीन नहीं आ रहा है तो आप ज़रा पढ़ के देखें। अगर आपके अंदर सलाहियत पैदा नहीं होगी तो फिर हमको आप कमेंट के अंदर बताइएगा। स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए कम्युनिटी पोस्ट में रोज़ाना में 4-5 क्या क्वेश्चन डालता हूँ, आप कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर वहाँ देख सकते हैं। स्टूडेंट आगे है बागो बहार। क्या है?
बागो बहार क्या है? सबक नंबर 6 है, क्या है? दास्तान है। यहाँ क्वेश्चन है कि सवाल नंबर 1 में कि बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो जवाब है कि बागो बहार का ताल्लुक दास्तान सिन्फ से है। स्टूडेंट सवाल नंबर 2 में है कि बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? तसनीफ़ कहते हैं लिखी हुई चीज़ को। तो यहाँ आपका जवाब होगा कि बागो बहार मीर अमन देहलवी की क्या है? तसनीफ़ है। सवाल नंबर 3 में है कि बागो बहार कहाँ लिखी गई? जैसा कि मैंने बताया कि जवाब होगा कि बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज, क्या है? कॉलेज में, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ था? कलकत्ता, यानी वहाँ ये किताब लिखी गई। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 4 में कि बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? तो जवाब होगा बागो बहार, ऐसे नहीं लिख देना है, जहाँ लिखना है किस्सा चार दुर्वेश का नहीं लिखना है, बल्कि बागो बहार किस्सा चार दुर्वेश का है, यानी किस्सा चार दुर्वेश का तर्जमा है। स्टूडेंट सवाल नंबर 5 में है बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपये का इनाम मिला था? यानी लिखने वाले को, यानी मीर अमन देहलवी को। तो आपका जवाब होगा कि 500 रुपये का इनाम मिला था। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 6 में कि बागो बहार का सन्ने इशाअत बताइए, यानी कब शाये हुआ था, यानी मंजर आम पर कब आया था? तो आप बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि सन 1804 है, और उर्दू में वैसे तो छप चुकी थी, और सन 1801 में क्या है? सन 1801 में छप चुकी थी, लेकिन सन 1804 में उनका शाये हुआ। सवाल नंबर 7 में है स्टूडेंट कि बागो बहार में कितने दुर्वेशों के वाक़यात को बयान किया गया है? तो आपका जवाब होगा सीधा सा कि 4 दुर्वेशों का। कितने? बागो बहार में कितने दुर्वेशों का वाक़यात को बयान किया गया है? 4 दुर्वेशों का वाक़यात को बयान किया गया है। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 8 में किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार लिखी? तो जवाब में आपको लिखना है कि जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब लिखी। सवाल नंबर 9 में है स्टूडेंट कि इस इक़्तिबास में किन किन मुल्कों का जिक्र है? यहाँ जवाब लिखना है कि 3 मुल्कों का। कितने? 3, चीन, माचीन, हिंदुस्तान। सवाल नंबर 10 में है स्टूडेंट कि शहजादे के वालिद मलिक सादिक में क्या रिश्ता था? बताया था ना कि मलिक सादिक जो है एक जिन्नात का सरदार था, और जिन्नात का सरदार से शहजादे के वालिद का दोस्ताना ताल्लुक था। क्या है? दोस्ती का रिश्ता था, यानी दोस्ती का उन दोनों में रिश्ता था। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 11 में कि शहजादा फ़कीर को कितने अशरफियाँ दिया था? तो आपको जवाब होगा कि शहजादा ने फ़कीर को 1 अशरफिया दिया था। यानी जब उस लड़की की तलाश में मलिक सादिक ने भेजा था कि जब तक तुम इस लड़की को नहीं ढूंढ कर लाओगे, मैं उससे शादी करना चाह रहा हूँ, तब तक हम तुम्हारे काम में हेल्प नहीं करेंगे, तुम्हारे मामलात को सुलभ नहीं करेंगे। तो उन्होंने निकल गए थे, अपने मुल्क में ढूंढा। जब अपने मुल्क में नहीं मिला तो दूसरे मुल्क गया, वहाँ एक फ़कीर मिल गया था। उस फ़कीर को उन्होंने 1 रुपया दिया था और उनसे कहा था कि क्या इस लड़की को जानते हैं? उन्होंने कहा कि वो मेरी बेटी ही है। जब उनको सामने लाया गया तो वह शहजादा जो है देख कर क्या है, बेहोश हो गए थे, गिर गए थे। तो ये था उनका क्या वाक़या। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 12 में कि अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो आपका जवाब होगा कि अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ मुल्क हिंदुस्तान से था, है ना। स्टूडेंट ये रहा आपका आज का ये सबक नंबर 6 यानी बागो बहार जो दास्तान है। आज का यहीं तक सबक है रहा। स्टूडेंट अगर ये आज का वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। स्टूडेंट मैं आपको ऐसा तैयारी करूँगा, यकीन नहीं मानिए, क्योंकि इससे पहले जो मेरे स्टूडेंट जितने भी पढ़े हैं 10th में हो या इंटर में हो, उन्होंने 95 प्लस से ज़ायद यानी 9 हाईएस्ट नंबर लाया
98। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मेरा उर्दू विथ MH के नाम से खुला हुआ है ग्रुप, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट ने 98 नंबर लाया। और बहुत से कमज़ोर से स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने हमसे ये फ़ोन के ज़रिए से और मैं SMS के ज़रिए से बताया कि सर मेरे उर्दू बहुत कमज़ोर है, मैं किस तरीके से पढ़ूंगा। मैंने उसे एक ट्रिक अपनाने के लिए कहा। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी बात पर यकीन किया और मेरी बातों को माना। वह भी कमज़ोर से कमज़ोर लड़का 75+ नंबर लाए। जो बिल्कुल कमज़ोर थे, जो जानते ही नहीं थे उर्दू, मैंने उनको मेहनत कराया। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप भी मेहनत करें और दिलो जान से मेहनत करें, क्योंकि उर्दू जो है आपका अपना सब्जेक्ट है। अगर उर्दू में आप 95+ नंबर लाते हैं तो बाकी अगर किताब में कम ही नंबर होगा तो यह किताब यानी इस उर्दू किताब की वजह से आपका वह नंबर मैनेज हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वाहवाही में, दोस्तों में अपने वक्त को ज़ाया ना करें, क्योंकि दोस्त किसी का नहीं होता है। जब अगर वही दोस्त अगर आपका कोई SDM या बन जाएगा या इस तरीके डॉक्टर बन जाएगा तो आपको नहीं पूछेगा और पहचानने से भी वो इनकार कर देगा कि ये भी मेरा दोस्त था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वक्त की कदर करें। जो वक्त की कदर नहीं करता तो वक्त भी उसका कदर नहीं करता है। तो चलिए स्टूडेंट, यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर भी ज़रूर दूसरे को तलक़ीन करें कि इस चैनल के अंदर जुड़ें और जुड़ने की तलक़ीन करें। आप कम्युनिटी पोस्ट पर जाएं, मैं वहाँ रोज़ाना 3 से 4 रोज़ाना मैं पोस्ट डालता हूँ, वहाँ आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी सलाहियत में बढ़ोतरी होगी। आपको सलाहियत होगा, आपको खुद पता चल जाएगा सर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।